Hi everyone, welcome back to my channel and this is the part number 2 for the chapter Companies Incorporated Outside India. तो हम लोग को स्टार्ट करना है विद सेक्शन नंबर 382। तो 380 तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फॉरेन कंपनी पे आपके जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे आरओसी को, और अकाउंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो इसमें है इस वाले सेक्शन में डिस्प्ले के बारे में है। अब जैसे आप देखते हो कि कोई भी कंपनी जो होती है उसको अपना नाम डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है। सो सेम अप्लाइज टू फॉरेन कंपनी ऑल्सो। एप्लीकेबिलिटी वाला सेक्शन जो था 379, उसने क्या बोला था कि हर फॉरेन कंपनी पे 380 से लेकर के 386, 392 और 393 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो 382 बोलता है कि नाम को डिस्प्ले करो। तो आउटसाइड एवरी ऑफिस या फिर कोई भी प्लेस जहाँ पे बिजनेस कैरी कर रही है वो कंपनी, उसको अपना नाम जो है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब ये नाम जो है ये ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड बी लेजिबल इन इंग्लिश कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज है उसमें भी होना चाहिए, जैसे जनरल लोकेलिटी के लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको भी वो नाम समझ में आए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या जो है वो लिखने का ज़रूरत है। नाम, एक तो नाम में इन्होंने ये बोला कि ऑफिस के बाहर या प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर। दूसरा इन्होंने बोला कि जो भी आपके बिजनेस लेटर हैं, बिल हेड्स हैं, लेटर पेपर हैं, नोटिस हैं या कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसमें भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर दो लैंग्वेज इन्होंने बोली कि एक तो लोकल लैंग्वेज और जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि देखो यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट दिया, यहाँ इन्होंने सिर्फ ये बोला कि लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब कि अगर आप अपने ऑफिस के बाहर लगा रहे हो या प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर लगा रहे हो कंपनी का नाम, तो वहाँ पर तो यू डोंट नीड कि आपको उसमें वहाँ पर तो यू नीड कि आपको वहाँ लोकल लैंग्वेज में भी अपना नाम जो है वो लिखना पड़ेगा, उस लोकेलिटी का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर आप बिजनेस लेटर, बिलेट्स या लेटर पेपर की बात करें तो वहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया कि आपको लोकल लैंग्वेज में भी नाम जो है वो लिखवाना है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिर्फ इंग्लिश में ही अगर कंपनी का नाम लिखा है तो चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद में अनदर पॉइंट इज़ कि मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है। तो अगर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है तो फिर वो चीज़ जो है वो आपको स्टेट करनी पड़ेगी सारे के सारे प्रोस्पेक्टस में। तो वो जो मतलब ये वाला फैक्ट कि जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी जो है, उसकी मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, दिस शुड बी इंक्लूडेड या दिस शुड बी स्टेटेड इन ऑल द बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर्स, नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये भी अगेन इन्होंने ये बोला कि इस चीज़ के में भी आप क्या करोगे, लेजिबल इंग्लिश लेटर्स में जो है ये चीज़ आप स्टेट करोगे। ठीक है, और आपकी जो ऑफिस के बाहर है वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर्स में एंड ऑल्सो लेजिबल कैरेक्टर्स ऑफ लोकल लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी ये चीज़ स्टेट करनी है। तो अगर मैं इसका क्रक्स बताऊँ तो जहाँ पर भी प्लेस ऑफ बिजनेस की बात हो रही है या फिर ऑफिस के बाहर की बात हो रही है तो वहाँ दो लैंग्वेज यूज़ हुई हैं, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। और जहाँ पर भी बिजनेस लेटर या ये पेपर्स वगैरह की बात हो रही है वहाँ इन्होंने बोला इंग्लिश से ही काम चल जाएगा। क्या क्या स्टेट करना है, नेम स्टेट करना है, कंट्री जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आपको स्टेट करना है, और स्टेट ये भी करना है कि क्या मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है या नहीं है। ठीक है, सो यही था आपका 382। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज़ 383। तो अब फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए, अकाउंट्स भी बन गए, डिस्प्ले के बारे में भी बता दिया। अब बात आ रही है सर्विस की। सो सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, तो कोई भी अगर प्रोसेस, नोटिस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जो कि रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन अ फॉरेन कंपनी, तो उसको हम तब मानेंगे दैट इट इज़ सफिशेंटली सर्व्ड अगर वो उस पर्सन को एड्रेस करा गया है जिसका नाम और जिसका एड्रेस रजिस्ट्रार को 380 वाले सेक्शन में बताया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उसमें जो है एक इन्होंने दिया था, एक रिक्वायरमेंट इन्होंने दी थी कि जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू रिसीव ऑल द नोटिस, वो वाला जो पॉइंट था ना 380 में, तो उसका आपको नेम और एड्रेस वगैरह सब बताना था। तो इसमें इन्होंने यही बोला कि कोई भी चीज़ अगर आपको कंपनी को बतानी है तो उसको हम तब मानेंगे सफिशिएंटली सर्व्ड है वो अगर वो उस पर्टिकुलर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, जिसकी डिटेल 380 सेक्शन में लिख कर दी थी, आरओसी को बताया गया था, तो अगर वो उस पर्सन को एड्रेस हुआ है तो ही हम मानेंगे कि वो जो नोटिस हैं वो सफिशिएंटली सर्व्ड हुए हैं। ठीक है, और
एंड लेफ्ट और एट सेंट बाय पोस्ट और ईमोड एट सच एड्रेस। और इन्होंने बोला कि अगर जैसे फिजिकल मोड नहीं है तो आपने जो भी एड्रेस दिया है सेक्शन नंबर 380 में, तो उस जगह या तो वो पोस्ट हुआ है या फिर वो ई मोड के थ्रू बताया गया है, मतलब मेल वगैरह के थ्रू बताया गया है। अगर इनमें से कुछ हुआ है तभी हम मानेंगे कि फॉरेन कंपनी को प्रॉपरली सर्व हुआ है कोई भी नोटिस। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 384। और जो सेक्शन नंबर 384 है ये बात करता है डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, देन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने ये बोला कि जो आपकी सेक्शन नंबर 71 है, दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसके जो प्रोविजंस हैं दैट विल बी एज इट इज़, मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएंगी फॉरेन कंपनी को भी। उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे एनुअल रिटर्न की, तो एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 92, और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसका सेक्शन होता है 135। ठीक है, तो उसके जो प्रोविजंस हैं ये भी हमारे अप्लाई हो जाएंगे फॉरेन कंपनी को, ऑल दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड अडेप्टेशंस जो कि जो है एक्ट में है। ठीक है, तो एज इट इज़ सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं, कुछ स्लाइटली मॉडिफिकेशंस, एक्सेप्शंस एंड अडेप्टेशंस हैं एज पर द रूल्स, वो जो है वो वहाँ अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने ये बोला है कि हर फॉरेन कंपनी को, ये वाला फॉर्म मैंने शायद आपको बता दिया था बट यहाँ पे इन्होंने अलग से इसको हाईलाइट करा है, हर फॉरेन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर FC4 में, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी विदिन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, टू द रजिस्ट्रार। तो ये चीज़ अकाउंट्स वाले में भी थी, लेकिन अकाउंट्स वाले में क्या थी, अकाउंट्स वाले में था 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर रजिस्ट्रार चाहे तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन कर सकता है अगर आपने अप्लाई किया है रजिस्ट्रार को। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है FC4 के बारे में बात हो रही है, और जो भी इंडियन ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, फॉरेन कंपनी जो भी इंडियन ऑपरेशंस कर रही है, ठीक है, उसकी जो है वो एनुअल रिटर्न देगी FC नंबर 4 में, किसको, रजिस्ट्रार को देगी 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, तो अगर अभी तक मैं जितने भी हम लोगों ने डेज़ और लिमिट्स के बारे में बात करी, तो उसमें क्या क्या था, FC1 में था 30 डेज़। तो जब आपकी इस्टेब्लिश हो गई प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको ROC को बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरेशन है। तो FC नंबर 2 विदिन 30 डेज फ्रॉम सच ऑल्टरेशन। फिर उसके बाद में आपका आया था FC नंबर 3। तो FC नंबर 3 था, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी प्लेस ऑफ बिजनेस की एज ऑन बैलेंस शीट डेट, वहाँ पर था बैलेंस शीट डेट। फिर उसके बाद में FC नंबर 4, और ये FC नंबर 4 किसके लिए आ गया, एनुअल रिटर्न के लिए आ गया विदिन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स ROC को डिलीवर करने की बात करी थी, अकाउंट्स और लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और बहुत सारी और चीज़ें, तो उसके लिए इन्होंने बोला था 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप कर दो फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड अगर ROC को आपने एप्लीकेशन दे दी तो ROC उसको 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखो, एक तो हमारा है योर डिबेंचर्स, फिर उसके बाद में एनुअल रिटर्न, उसके बाद में सेक्शन नंबर 128 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो इन्होंने बोला कि जो भी प्रोविजंस हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले, मतलब कि 128 सेक्शन वाले की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखी जाएंगी कंपनी की, तो वो अप्लाई होंगी फॉरेन कंपनी को टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग इट टू कीप इट एट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस in India. The books accounts in that section will respect to monies received and spent and sales and purchases made and assets and liabilities in the course or in relation to the business in India. तो उन्होंने ये बोला कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कंपनी को रखनी है ना, तो वो उस एक्सटेंट तक होंगी जिस एक्सटेंट तक वो प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर है। ठीक है, मतलब कि इस वाले पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो आपका जो एक्सटेंट प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो रिक्वायर कर रहा है ना, उस एक्सटेंट तक यू हैव टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि आपको सारे के सारे उसका नहीं रखना है, आपको सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जो है उसका जो भी आपने सेल्स करी है, जो भी आपको मनी मिला है, जो भी परचेज करी है, एसेट्स करी है, लाइबिलिटीज़ करी हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में स्टैब्लिश है सिर्फ उसकी करनी है। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी के हमें वो सिर्फ उस पार्ट से रिलेशन, उस पार्ट से मतलब है ना जिस पार्ट का उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि सिर्फ उस एक्सटेंट तक आपको करना है। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है तो वो आपका एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन कंपनी को। और अगर हम बात करें इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है, वो भी आपका एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन कंपनी को।
तो यहाँ पर आपका 384 तक सेक्शन नंबर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेक्शन नंबर 385 की, तो 385 वाला जो सेक्शन है वो बात करता है फ़ीस जो कि आरओसी को दी जाएगी। तो फ़ीस जो होगी वो आज में भी प्रिस्क्राइब होगी। इसके लिए उन्होंने कुछ अभी तक कुछ स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी है। जो रूल्स में स्पेसिफाइड होगी वो फ़ीस आरओसी को दी जाएगी। हर जगह आपने देखा होगा ना प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस, तो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस वही है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 386 बात करता है इंटरप्रिटेशन की। तो इंटरप्रिटेशन में इन्होंने बोला कि सर्टिफाइड, बार बार हो रहा है सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड आप कॉपीज़ मंगाते हो, तो सर्टिफाइड का मतलब होता है जो कि ट्रू कॉपी या फिर करेक्ट ट्रांसलेशन है। उसके बाद में डायरेक्टर का मतलब अगर हम फॉरेन कंपनी में बात करें तो इसका मतलब ये होता है वो पर्सन जिसके पास में राइट है कि वो डायरेक्शंस दे सके या वो इंस्ट्रक्शंस दे सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब कि जिसके डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो काम करें, वो एक्टिविटी करें। उसके बाद में प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्लूड करता है कोई भी शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। मतलब कि अगर कोई भी शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है तो भी हम ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी की प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, रेफरेंस के साथ में आपको ये बताना है कि अगर उसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई में है तो क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। उसके बाद में इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस देयर। ये वाला एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। यहाँ पर कौन है? सिटीज़न इंडिया का है और उसने कंपनी जो है वो सिंगापुर में जाके उसने कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर दी और वो वहीं पर बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या इंडिया से कोई हो रहा है नाता? नहीं हो रहा है ना। अब कोई भी मिस्टर ए है वो सिंगापुर जाके कुछ करे, हमें क्या मतलब है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर ही अगर वो जो सिटीज़न है वो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करता तो फिर हम मान लेते कि उसने क्या करा है, मतलब भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से करता तो भी हम मान लेते। जैसे वो आया था, अगर कोई उसने डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट कर ली या फिर उसने कोई वेब मार्केटिंग कर ली, टेली मार्केटिंग कर ली, तो हम मान लेते कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या करा है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया एंड तो वो फॉरेन कंपनी आ जाता। बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ है तो सिटीजनशिप से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस केस में जो है हम लोग नहीं मानेंगे कि वो क्या है, उसने मतलब वो एक फॉरेन कंपनी है। हम यहाँ पे यही मानेंगे कि वो एक कंपनी जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो इसका आंसर लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले हम लोगों को डेफिनेशन लिखनी है सेक्शन नंबर 242, मतलब फॉरेन कंपनी की। तो वो कौन सी होती है? कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस है इटसेल्फ वगैरह, और उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटी। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 386 फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर नंबर 22 प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्लूड करती है शेयर ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्योंकि ये कंपनी आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ओन नेम या थ्रू एजेंट से है, और तो फिर हम ये मानेंगे कि ए वाले केस में जो है वो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला केस जो इन्होंने सिंगापुर वाला बोला तो उसमें इन्होंने बोला इट विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी। वो हम मानेंगे कि दैट इज़ ओनली अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो कोई इंडियन सिटीज़न ने फॉर्म करी है तो वो फॉरेन कंपनी हो गई। नहीं, इंडियन सिटीज़न अगर इंडिया से बाहर जाके वो कुछ भी कर रहा है, इंडिया से तो वो कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं हो रहा है ना। सो दैट इज़ वाई दिस विल बी इमटेरियल एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज़ द सेक्शन नंबर 387। अब ये जो 387 और 388, 389 ये जो 3 सेक्शंस हैं ये आपके बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो 387 जो बात करता है वो बात करता है प्रोस्पेक्टस को डेट करने का, प्रोस्पेक्टस में डेटिंग डालने का और क्या क्या उसके अंदर पर्टिकुलर्स होंगे। तो प्रोस्पेक्टस जो है वो डेट होना चाहिए और साइन होना चाहिए। तो जब तक वो साइंड या डेटेड नहीं है तब तक वो सर्कुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स आने चाहिए? इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स आने चाहिए वो आने चाहिए आपके विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन्होंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन जो भी प्रोविजंस वगैरह हैं, देन जो भी एड्रेस है वेयर द सेड इंस्ट्रूमेंट इनैक्टमेंट्स या फिर प्रोविजंस या उसकी कॉपीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करो इंग्लिश में। फिर उसके बाद में डेट ऑन विच और जो कंट्री है इन विच द कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, तो किस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और किस कंट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और क्या कंपनी की कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, अगर है तो प्रिंसिपल पीओबी का आप डिटेल्स दो।
तो सबसे पहले क्या बोला कि कोई भी प्रोस्पेक्टस आप तब तक ऑफ़र नहीं कर सकते हो, आपको पता ही होगा ना प्रोस्पेक्टस हम क्यों ऑफ़र करते हैं कि भाई आओ और हमारी कंपनी के अंदर हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज़ लो, इन्वेस्ट करो, राइट। तो ये एक तरह से इन्विटेशन डॉक्यूमेंट होता है, तो ये तब तक आप नहीं सर्कुलेट कर सकते जब तक ये डेटेड और साइन नहीं है। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि इशू करने के लिए भी हमको कुछ उसमें मैटर्स मतलब कुछ पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे। तो वो पर्टिकुलर्स क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइन करे, इनैक्टमेंट जो डिफाइन कर रहा है, एड्रेस जहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट रखा हुआ है, देन उसके बाद में डेट और कंट्री इनकॉर्पोरेशन की, और अगर उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में तो आप क्या करो, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या करो, एड्रेस भी लिखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको वो वाले मैटर्स जो 26 वाला सेक्शन है, जो आपका कंपनीज एक्ट का 26 सेक्शन है जो बताता है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स होने चाहिए, वो सब भी आपको स्टेट करना है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 ऑफ पॉइंट ए अबव, 1, 2, 3 कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट, एनैक्टमेंट और एड्रेस वाला, ये वाला पॉइंट जो है ये उन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो ऑलरेडी 2 साल पुरानी हो चुकी हैं। तो ये सिर्फ नई नई ताज़ा कंपनी के ऊपर हैं। अगर वो ऑलरेडी जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है, उसको 2 साल हो चुके हैं, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके एक्ट को डिफाइन करें, इनैक्टमेंट्स और एड्रेस जहाँ ये सब रखा हुआ है, ये सब आपको ज़रूरत नहीं है डिक्लेयर करने की, ठीक है। अब इसका इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो MIR कंपनी है LLC, वो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई थी 28 अप्रैल 2017 को, उसने एक प्लेस ऑफ बिजनेस बना ली मुंबई में 2020 में। अब उसको क्या हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए। नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्रपोजेस टू ऑफर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज़। नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, before going with the subscription we will have to file a prospectus dated and signed, and the prospectus shall not be required to contain the particulars जो 1, 2, 3 वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी को ऑलरेडी क्या हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं बने हुए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट के लिए इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद में नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस, मतलब कि कोई भी अगर कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड थी या फिर बाइंड हो रही थी एप्लीकेंट पे फॉर द सिक्योरिटीज़ टू वेव कंप्लायंस विद एनी रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 387 सबसेक्शन 1, या फिर पर्पट कर रहा है टू इम्प्यूट हिम विद नोटिस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन मैटर्स स्पेसिफिकली रेफर टू इन द प्रोस्पेक्टस शेल बी वॉइड। मतलब कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा, ठीक है, रुको मैं पूरा पढ़ लेती हूँ एक मिनट। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट सेक्शन नंबर 387 सबसेक्शन 2 डज नॉट प्रोवाइड्स एनी एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टेटेड अंडर सेक्शन नंबर 387 सबसेक्शन 1 बाय अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग और सर्कुलेटिंग प्रोस्पेक्टस। तो इनका सिंपल मतलब ये है कि आप जो है किसी भी तरह से जो ऊपर की कंडीशंस दी हुई हैं डेट एंड साइंड वाली और पर्टिकुलर्स वाली, किसी भी तरह से किसी भी ग्राउंड पे आप वेव नहीं कर सकते, इसका आपको पालन करना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना ही करना है, ओके। उसके बाद में 387 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन नहीं इशू कर सकता है किसी भी पर्सन को इन इंडिया या फिर a form of application of securities of such company or intended company as mentioned in section number 387 subsection number 1 unless जो form है it is issued with a prospectus which complies with the which complies with the provisions of chapter number 22 and such issue does not contravene with the provisions of section number 388। तो इन्होंने ये बोला कि जो फॉर्म होगी एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए वो तब तक नहीं होगी जब तक कि वो एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस के साथ में नहीं इशू हुई है और उसने जो है चैप्टर नंबर 22 के प्रोविजंस के साथ में कंप्लाई नहीं किया है, एंड सच इशू डज नॉट कॉन्ट्रवीन विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 388। सेक्शन नंबर 388 जो है वो एक्सपर्ट्स के बारे में है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि आप तब तक जो है किसी सिक्योरिटीज़ के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते जब तक आप इन 3 कंडीशंस के साथ में सेटिस्फाई नहीं कर लेते हो। लेकिन इसके ऊपर एक एक्सेप्शन है, इफ़ इट इज़ शोन कि जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है दैट वाज इशूड इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज़। मतलब कि अगर वो एप्लीकेशन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कर रहे हो जिसके साथ में आपने कोई अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कर लिया है तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, चैप्टर्स ऑफ 22 प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 फॉलो करने पड़ेंगे, एंड आपको जो है कॉन्ट्रवीन नहीं करना है विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 388। 387 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी प्रोविजंस हैं 387 के वो अप्लाई नहीं होंगे, किसको अप्लाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट फॉर द डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। हाँ, डेट तो आपको करना ही करना है, बट अदरवाइज जो है 387 के प्रोविजंस उन कंपनीज पे नहीं लगेंगे। किन किन पे नहीं लगेंगे,
issue to existing members of debenture holders of a company or prospectus or form of application relating to securities of a company, whether an applicant will or will not have the right to renounce in favor of other persons, and except in so far as it requires to be dated to the issue of prospectus relating to securities which are or are to be in all respect uniform with the securities previously issued and for the time being dealt or quoted on a recognized stock exchange. ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको ना आपको फटाफट से शॉर्ट में बता देती हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि सेक्शन नंबर 387 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द डेटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मतलब डेट तो आपको डालनी ही डालनी है, लेकिन आपके ऊपर वैसे बाकी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो किस किस पे नॉट एप्लीकेबल होगा? अगर जो है आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हो विच इज़ रिलेटिंग टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको आप जो है इशू कर रहे सिक्योरिटीज़, तो उनके ऊपर ही सेक्शन नंबर 387 अप्लाई नहीं होगा। या फिर अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो वैसा सिक्योरिटीज़ जो कि यूनिफॉर्म है विद द सिक्योरिटीज़ जो आपने प्रीवियसली इशू करी थी और वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो भी आपको जो है मतलब 387 वाले प्रोविजंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी आप पढ़ लेना। लेकिन इन्हें बार बार यही बोला है कि डेट तो आपको डेट डालनी पड़ेगी प्रॉस्पेक्टस पे, लेकिन वैसे जो है आपको इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला हाउएवर प्रोविजंस रिलेटिंग टू डेटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस शेल कंटिन्यू टू अप्लाई। और इन्होंने ये भी बोला है नथिंग इन सेक्शन नंबर 387 शेल लिमिट और डिमिनिश एनी लाइबिलिटी विच एनी पर्सन मे अकर इन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अपार्ट फ्रॉम 387। तो उन्होंने ये बोला कि इस सेक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी कम हो रही है। उसके बाद में 388 जो है वो एक्सपर्ट्स के बारे में बात करता है। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जहाँ पर भी जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मतलब अगर वो इंक्लूड कर रहा है बेसिकली एक्सपर्ट का स्टेटमेंट, तो नो प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटी शेल बी इशूड और सर्कुलेटेड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जब तक कि वो जो एक्सपर्ट है वो कोई रिटन कंसेंट नहीं दे रहा है। और उसके साथ में सिर्फ रिटन कंसेंट से ही काम नहीं चलेगा, एक तो उसने रिटन कंसेंट दियो कि भाई मैं जो हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट के स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत है, तो एक्सपर्ट ने कंसेंट भी दियो। तो वो क्या कर रहा है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ ये जो भी इसमें लिखा है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने कंसेंट तो दे दी, लेकिन जब तक प्रॉस्पेक्टस डिलीवर हुआ अगर उसने उससे पहले ही वो कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करनी है कि उसने विड्रॉ भी नहीं करा हो बिफोर एनी टाइम बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद में स्टेटमेंट जो है आपको दिख रहा है एक स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस के अंदर कि वो जो है अपीयर हो रहा है प्रॉस्पेक्टस में और वो विड्रॉ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इन्होंने चीज़ें बोली, यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक तो है आपको रिटन कंसेंट देनी है, उसको विड्रॉ नहीं करना है एक्सपर्ट को, और एक स्टेटमेंट भी अपीयर हो रहा है प्रोस्पेक्टस ने कि ये XYZ जो एक्सपर्ट थे इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट है ना, दैट शेल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस इफ़ इट इज़ कंटेन्ड इन एनी रिपोर्ट और मेमोरेंडम दैट इज़ अपीयरिंग ऑन फेस देयर ऑफ और बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयर इन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये वाला पॉइंट था जो मैं पढ़ रही थी। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए हम मान लेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड है अगर वो कंटेन्ड है किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी मेमोरेंडम में जो कि अपीयर हो रहा है ऑन द फेस देयर ऑफ, या फिर कोई अगर रेफरेंस है, ठीक है, बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयर इन, या फिर कोई इशू देयर विद, तो हम मान लेंगे कि जो स्टेटमेंट जो है अगर मतलब हम मान लेंगे कि वो इंक्लूडेड है अगर वो कंटेन्ड है किसी रिपोर्ट या मेमोरेंडम में जो आपको साफ साफ दिख रही है। ठीक है, तो किसी रिपोर्ट मेमोरेंडम में अगर है तो मान लेंगे कि ठीक है ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सपर्ट ने दे दिया है, लेकिन इसमें वही सारी कंडीशंस लगेंगी कि मतलब उसने दिया हो देन उसने विड्रॉ नहीं किया और स्टेटमेंट भी अपीयर हो रहा हो कि उसने विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 389, सेक्शन नंबर 389 किसके बारे में बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 389 बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो प्रोस्पेक्टस के अभी तक हम लोगों ने डेटिंग के बारे में पढ़ा था एंड देन हम लोगों ने एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ा। अब प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी है। तो कोई भी प्रोस्पेक्टस आप तब तक इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसको रजिस्टर नहीं करा लेते हो। तो उसके लिए इन्होंने ये बोला है कि एक सर्टिफाइड कॉपी जो होगी वो आपको क्या करनी है, वो एक तो आपको रजिस्ट्रार को देनी है। ठीक है,
सो अ कॉपी देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय अ चेयरपर्सन, कौन कौन करेगा उसको सर्टिफाइड? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर्स जो कि of the company as having been approved by the resolution of the managing body has been delivered for registration to the registrar, and एक prospectus on the face of it उसमें लिखा हुआ है that a copy has been so delivered and there is endorsed or attached a copy or any consent to the issue of prospectus required by section number 380 and such documents as may be prescribed. यहाँ से ना सेक्शन नंबर 389 से मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ. अभी मुझे थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लेना है, ठीक है. तो ये वाला सेक्शन मैं आपको प्रॉपर्ली तब एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड वो लास्ट पार्ट होगा, बहुत छोटा सा पार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15 मिनट्स का, तब ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा. हो सकता है उससे भी छोटा हो, ठीक है. सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड उस वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं.